हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य वाली जो बुक कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें यूनिट 1 जो है मैं करवा चुकी हूँ और यूनिट 3 भी जो कंप्लीट हो चुकी है। इकाई 2 पढ़ेंगे आज हम, और पार्ट 1 इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं यथार्थवाद। इसमें हम आईआर के बारे में जानेंगे, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, और यथार्थवाद को, रियलिज़म को बारे में जानेंगे कि रियलिज़म क्या है, जिसमें मॉर्गेंथ्यू ने क्या करा है। सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल है। इसमें जो है आपको यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है कि यथार्थवाद क्या होता है। अब पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें यथार्थवाद जो रियलिज़म है क्या काम करता है। अब देखो, वर्ल्ड में जो है राजनीति होती है, क्यों होती है। अब हर एक देश जो है अन्य देशों से जो है रिलेशन बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उसके नेशनल इंटरेस्ट जो है पूरे हो सके। ठीक है, उन देशों से जो है अपने संबंध को अच्छे से बनाता है, ताकि उन्हें हथियार मिल सके, उन्हें सैनिक सहायता मिल सके, ठीक है, उन्हें शस्त्र मिल सके अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए हर देश जो है एक दूसरे देश के साथ जो है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात कर रहा है, जिसमें यथार्थवाद जो है, रियलिज़म जो है मॉर्गेंथ्यू के द्वारा दिया गया, और जो यथार्थवाद है वो आदर्शवाद के खिलाफ लाया गया था। कि जो आदर्शवाद है जो एक विचारधारा थी, जिसमें बोला था कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो आदर्श होने चाहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से यथार्थवाद को लाया गया कि जैसा ह्यूमन का नेचर होता है वैसे ही राज्य का भी होता है। यहाँ पर राज्य का जो है वो एक देश से ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो यथार्थवाद है वो रियलिज़म है, जो वास्तविकता को दर्शाता है, जो वर्तमान समय में जो हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है। यथार्थवाद जो है, जिसे हम रियलिज़म कहते हैं, जो वर्तमान के बारे में बताता है। और आदर्शवाद जो बताता है वो फ्यूचर के बारे में बताता है कि जो ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। परंतु जो यथार्थवाद है वो वर्तमान समय की बात करता है, रियलिटी की बात करता है। क्या सही है देश के लिए, क्या एक देश जो है अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब यथार्थवाद जो टिका हुआ है पूरा बेसिक जो इसमें है राष्ट्रीय हित पर तो टिका है, और शक्ति के ऊपर। ठीक है, अब एक देश जो है वो राष्ट्रीय हित और शक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब एक देश में एकता बनी रहेगी, उसकी संप्रभुता बनेगी, समानता होगी वहाँ पर, और विकास होगा। ठीक है, एक देश जो है तभी उसके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं पूरे हो सकते हैं, जहाँ पर एकता होगी, यूनिटी होगी, संप्रभुता होगी और विकास होगा। जहाँ पर तभी वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्राप्त जो है कर सकता है यथार्थवाद के अंतर्गत। अब शक्ति जो है उसकी जीडीपी से हो सकती है, ठीक है, जीडीपी होगी, उसका इंस्ट्रक्चर जो अच्छा होगा उस देश का, तो वो शक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब वर्तमान समय में हर कोई देश जो है शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, एक दूसरे से आगे जो है बढ़ना चाहते हैं। तो जो यथार्थवाद है वो 2 चीज़ों पर जो है टिका हुआ है, एक तो नेशनल इंटरेस्ट और पावर के ऊपर, ठीक है, राष्ट्रीय हित और शक्ति के ऊपर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यथार्थवादी चिंतकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं। यथार्थवाद कहते हैं, यथार्थवादी जो चिंतक है उनका मानना है। अब यथार्थवादी जो विचार है कि वो मॉर्गेंथ्यू है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो राष्ट्र राज्य का मुख्य अभिकर्ता है। कि जो इंटरनेशनल जो व्यवस्था है वर्ल्ड की, उसमें राज्य जो है मुख्य अभिकर्ता होता है। राज्य मतलब अलग अलग देश जो होते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अभिनेता के रूप में काम करते हैं।
नेक्स्ट है इसमें यथार्थवाद के अंतर्गत राज्य अपने हितों की बात करता है, ठीक है। अब हर कोई देश चाहता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो शक्ति प्राप्त करे, हर देश से वो सबसे आगे हो, उसकी जीडीपी ज़्यादा हो, वहाँ पर समानता है, इक्वालिटी हो, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो हर देश जो है यही चाहता है, यही जो है यथार्थवाद जो है बात करता है इस बारे में। नेक्स्ट है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्र हितों के मद्देनज़र निर्धारित होती है। अब देखो विदेश नीति जो है हम क्यों निर्धारित करते हैं, अलग अलग देशों से हम जो है विदेश नीति अपनी बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसको राष्ट्र हित को मद्देनज़र रखेंगे कि राष्ट्र के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या बुरी, ठीक है। तो हर देश जो है या राज्य अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपनी विदेश नीति को जो है तय करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर ही हर देश जो है अपने विदेश नीति को तय करता है। नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था तो यथार्थवाद का जन्म हुआ। यथार्थवाद के अंतर्गत जैसा मानव का व्यवहार होता है वही राज्य का व्यवहार होता है। अब यथार्थवाद में बोला गया है कि भाई ह्यूमन नेचर जैसा होगा ठीक उसी तरह उसका राज्य भी होगा, ठीक है। अब ह्यूमन क्या बोला है इसमें, सेल्फिश है। अब देखो हर देश चाहता है कि भाई हमारे जीडीपी बढ़े, ठीक है, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सबसे ज़्यादा हो, कंपनियां हमारी विदेशों में काम करें, ठीक है। तो हर देश जो है यही चाहता है। तो और मानव भी क्या चाहता है, अब मानव भी तो यही चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत हो, ठीक है, देश जो लोग हैं उसे ज़्यादा जाने, उसे पहचाने, ठीक है। तो हर कोई मनुष्य यही चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार से राज्य भी वही चाहता है कि हमें देश में वर्ल्ड में जो है ज़्यादा पावर मिल सके, ठीक है, हमसे दबकर लोग जो है रह सके। और ह्यूमन भी वही चाहता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आप भी ये सब आगे बढ़ना चाहते हो। इसी वजह से जो है जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो ह्यूमन नेचर पर टिका है। प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवादी, ठीक है, इसमें ऐतिहासिक यथार्थवाद देख लेते हैं कि जो पुराने टाइम पे जो यथार्थवाद था, देखो समझ में आया अब कि यथार्थवाद में जो है रियलिटी को जन्म दिया जाता है ना कि ऐतिहासिक उसको, ठीक है। आदर्शवाद का इसमें विरोध किया जाता है और यथार्थवाद को अपनाया जाता है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट आता है। फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, इसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें यथार्थवादी चिंतन एवं सिद्धांत की उत्पत्ति। अब देखो यथार्थवादी चिंतन जो है उसके सिद्धांत की जो उत्पत्ति है हमें प्राचीन विद्वानों जैसे थ्यूसिडाइड सून त्यू द्वारा प्रस्तुत किया, ठीक है। जो यथार्थवाद है जो पुराने प्राचीन समय से जो है थ्यूसिडाइड ने जो है इसकी व्याख्या करी थी और सून त्यू द्वारा ने भी जो है यथार्थवाद को जो है उसके प्रिंसिपल प्रदान किए थे। तीसरा पॉइंट है इसमें ग्रीक इतिहासकार विद्वान, देखो ग्रीक जो थे इतिहासकार थे, विद्वान थे, थ्यूसिडाइड को सबसे प्राचीन यथार्थवादी की श्रेणी में रखा जाता है। जो थ्यूसिडाइड जो थे वो सबसे प्राचीन जो थे यथार्थवादी विचारक थे। 431 ईसा पूर्व के पेलोपोनेशिया युद्ध के वर्णन में तथा लगभग उसी समय सन त्यू द्वारा चीन में रचित युद्ध की कला नामक पुस्तक में पाई जाती है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी चीनी, तो उसमें जो है यथार्थवाद के बारे में जो है वर्णन किया गया था। चौथा पॉइंट है परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो यथार्थवाद का जो एक्चुअल जो शुरुआत है वो 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुई थी
वास्तव में इसका उदय आदर्शवाद का विरोध करना था। ठीक है, इसका जो उदय का कारण था वो आदर्शवाद का जो था विरोध करना था। नेक्स्ट टॉपिक है हंस जे मॉर्गेंथ्यू का योगदान। अब देखो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है इस वीडियो में मॉर्गेंथ्यू और उसके 6 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उनका योगदान देख लेते कि उन्होंने क्या योगदान दिया। फर्स्ट है इसमें मॉर्गेंथ्यू एक राजनीतिक विचारक थे। आप सभी को पता है कि जो मॉर्गेंथ्यू थे एक विचारक थे पॉलिटिकल से, और ये यथार्थवादी थे। मेन इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि ये जो थे यथार्थवादी थे। उनका जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था। ठीक, उनका जो जन्म था जर्मनी में हुआ था। मॉर्गेंथ्यू पहले विचारक थे। ठीक है, मॉर्गेंथ्यू जो थे पहले विचारक थे जिन्होंने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। मॉर्गेंथ्यू ने बोला कि ये एक यथार्थवादी विचारधारा लेकर आए और ये वैज्ञानिक है, बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें जो यथार्थवाद के बारे में बताया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में यथार्थवादी मॉडल के निर्माण का श्रेय मॉर्गेंथ्यू को दिया। ठीक है, यथार्थवादी का जो मॉडल था, जो इन्होंने थ्योरी लिखी थी यथार्थवाद, तो उसका जो श्रेय है वो मॉर्गेंथ्यू को दिया गया। नेक्स्ट है मॉर्गेंथ्यू ने कहा, मॉर्गेंथ्यू बोलते हैं कि हर एक राष्ट्र को केवल अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। मॉर्गेंथ्यू कह रहे हैं कि हर एक राष्ट्र जो है, हर एक देश जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है तो उसके लिए शक्ति के लिए जो है संघर्ष करना चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन में। मॉर्गेंथ्यू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को एक निश्चित तथा व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, व्यवस्थित रूप से जो है मॉर्गेंथ्यू ने यथार्थवाद का जो है विस्तार किया। मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवादी 6 प्रिंसिपल देख लेते हैं कि जो मॉर्गेंथ्यू वो 6 प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं। मॉर्गेंथ्यू ने यथार्थवाद के 6 प्रिंसिपल या 6 सिद्धांत का वर्णन किया। इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर संपूर्ण रूप से यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संपूर्ण सिद्धांत बनता है। इन्होंने जो है यथार्थवाद का सिद्धांत जो है मॉर्गेंथ्यू को द्वारा दिया गया और संपूर्ण जो सिद्धांत बनता है वो ये 6 प्रिंसिपल से ही बनता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे जो वर्ल्ड की जो राजनीति होती है वो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो उसी पर आधारित होती है। अब देखो मनुष्य क्या है, एक सेल्फिश प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है जो अपने ही हित के लिए सोचता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है आज के टाइम में जो है अपने बारे में सोचता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है सेल्फिश है और अपने हित के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और सेल्फिश होने के कारण वो लड़ाई झगड़े का भी मोल ले लेता है। तो इसी वजह से इन्होंने बोला हंस जे मॉर्गेंथ्यू ने कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो मानवीय व्यवहार पर आधारित है। अब देखो मानव जो है, मानव के द्वारा एक मानव है, मानव से पूरा समाज बनता है, समाज से फिर राज्य से पूरा राष्ट्र बनता है। जैसे मानव का नेचर होगा ठीक उसी प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी होगी। मॉर्गेंथ्यू मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानता है। ठीक है, मॉर्गेंथ्यू ने बोला कि भाई जो मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जो हमेशा अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है। ठीक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इसमें जो है सभी मनुष्य आज के टाइम पे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। हर कोई अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, इसीलिए मनुष्य जो है स्वार्थी प्राणी है।
दूसरे के साथ संबंध बनाता है। और हम जो है एक दूसरे के साथ जो है संबंध बनाते हैं, हम अपने दोस्त बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी कुछ मदद हो सके, हमारा राष्ट्रीय हित जो है, हमारा हित जो है इसमें जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से हम एक दूसरे के या दोस्त बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए लाभदायक होता है, ठीक है, वो हमारे लिए भी लाभदायक होता है। तो यही राज्य पर भी लागू होता है, ठीक है। अब राज्य जो है, अब मान लो भारत है, ठीक है, इंडिया की बात कर लेते हैं। अब वो जो रशिया से क्यों संबंध बनाएगा? क्योंकि उसका जो है वो दोस्त है, ठीक है, वो मित्र है हमारा। इसी वजह से जो है अगर भारत के ऊपर जो है कोई विपत्ति आ जाती है तो सोवियत संघ यानी रूस जो है हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है राज्य भी अपना जो है संबंध बनाता है एक दूसरे देशों के साथ, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है, ठीक है। आप सभी को पता है जो राज्य है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है, अर्थात राष्ट्रों को भी उन राष्ट्र में संबंधों को विकसित करना चाहिए जिससे उनको राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब हर कोई देश जो है वो इसलिए संबंध बनाता है कि उसके राष्ट्रीय हित जो है सुरक्षित रहे। अब राष्ट्रीय हित कौन से हैं? जहाँ पर एकता होती है, संप्रभुता होती है, विकास होती है, समानता होती है, तो उसके भी ये राष्ट्रीय हित है। तो वो सुरक्षित करने के लिए हम एक दूसरे देशों के साथ जो है संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य की को जैसी प्रकृति होती है, ठीक है, मनुष्य की जैसी प्रकृति होगी वही राज्य की भी होगी। मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वही राज्य भी करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। जो राष्ट्र हित है, अगर राष्ट्र हित को, इन्होंने बोला मॉर्गेंथियन ने कि जो राष्ट्र हित को प्राप्त करना है तो हमें शक्ति जो है प्राप्त करनी चाहिए, हमें पावर गेन करनी चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र हित जो है पूरे हो सकते हैं। अब वो राष्ट्रीय हित जो, चाहे तुम किसी भी गलत काम से करो, कैसे भी करो, तुम्हारी शक्ति को जो है बढ़ाना चाहिए ताकि तुम्हारे राष्ट्रीय हित जो है सुरक्षित हो जाए। तो इन्होंने जो है मॉर्गेंथियन ने कहा। मॉर्गेंथियन ने शक्ति को राष्ट्रीय हित पूरा करने का साधन माना है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो राष्ट्रीय हित है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम्हारे देश में क्या होगी? पावर होगी, ठीक है, पावर होगी, यूनिटी होगी। शक्ति के बिना राष्ट्रीय हित को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रीय हित जो है हम शक्ति के बिना जो है पूरा नहीं कर सकते। और यदि राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो गया तो इसका अर्थ यह होगा, अगर हमारा राष्ट्रीय हित जो है सुरक्षित हो गया, जो हमारी यूनिटी है यानी एकता है और संप्रभुता और समानता और विकास जो है सुरक्षित हो गया, तो इसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्र ने शक्ति प्राप्त कर ली, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर देश में जो है यूनिटी, एकता प्राप्त हो जाएगी, संप्रभुता मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो है उसके शक्ति जो उसको प्राप्त हो जाएगी। और कभी कभी आवश्यक हो तो अपने विदेश नीति को नैतिक आवरण पहनाया जा सकता है, और विदेश नीति के द्वारा जो है नैतिक आवरण जो है पहनाया जा सकता है, परंतु यथार्थवाद रहना चाहिए, ठीक है। यथार्थवाद जो है हर किसी के पास होना चाहिए ताकि उसके जो राष्ट्रीय हित है वो सुरक्षित हो सके। तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने बोला है, तीसरा पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसमें बताया कि यथार्थवाद जो है उसकी जो परिभाषा है वो सही ढंग से जो है परिभाषित नहीं है। राष्ट्रीय हित जो है कोई निश्चित नहीं होता, राष्ट्रीय हित जो है बदलता रहता है समय के अनुसार। राष्ट्रीय हित को दो भागों में बांटा गया। अब देखो राष्ट्रीय हित जो है अब एक देश ने प्राप्त कर लिया तो अब ज़रूरी थोड़ी ना है वो वही दोबारा से प्राप्त करें, ठीक है। तो उसके जो राष्ट्रीय हित है वो चेंजेस जो है उसके होता रहता है। तो इन्होंने जो है मॉर्गेंथियन ने दो प्रकार से जो है राष्ट्रीय हित को बताया। एक होता है अपरिवर्तनीय, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता, जैसे जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए उसका जीवन अपरिवर्तनीय, मतलब कि एक व्यक्ति के लिए उसका जीवन जो है बदल नहीं सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र का अपरिवर्तनीय है तो उस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता होता है, ठीक है। इसमें जो है
अपरिवर्तनीय, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रीय हित जो होता है, यूनिटी होती है, उसमें संप्रभुता बनाए रखता है और अखंडता बनती है उनकी, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय हित कभी भी बदलते नहीं हैं, एक देश के पास जो है होते ही है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को हर कीमत पर अपरिवर्तनीय हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो प्रत्येक राष्ट्र, हर कोई जो देश है, उसको अपने हितों की रक्षा के लिए जो है प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा है इसी में परिवर्तनीय, जो समय के अनुसार जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब हमारे जीडीपी जो है बढ़ चुकी है, तो हम अब उसे ही थोड़ी ना बढ़ाएंगे। अब जो हमारे शिक्षा जो है, शिक्षा हमारी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये जो है परिवर्तनीय हो जाता है कि जो राष्ट्रीय हित है, इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। परिवर्तनीय हितों की प्राप्ति हो ना हो, परंतु अपरिवर्तनीय हित विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। विदेश नीति का जो है लक्ष्य जो है होना चाहिए, परिवर्तनीय होता है, ठीक है। अब विदेश नीति जो है हमारी परिवर्तनीय होती रहती है, ठीक है। किसी और के देश के साथ जो है हम व्यापार कर लेंगे, किसी अन्य के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी परिवर्तनीय जो राष्ट्रीय हित जो है, इसमें चेंजेस होती रहती है हमारी विदेश नीति के अंतर्गत। मॉर्गेंथ्यू कहता है सदैव इसकी पूर्ति करना चाहिए, और जो मॉर्गेंथ्यू बोल रहे हैं कि इसकी जो पूर्ति है सदैव होनी चाहिए। चौथा पॉइंट इन्होंने बोला, राष्ट्रीय हितों का स्वरूप परिवर्तनीय होता है, कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं परिवर्तन होते रहते हैं। वो कैसे होते रहते हैं? क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय हित कैसे परिवर्तन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक देश जो है, भारत का जो है स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त हुई थी 1947 में, ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उसके जो संबंध थे वो यूएसएसआर से अच्छे थे, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अच्छे थे, ठीक है। अब जैसे ही 1951 में जो है सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो है फिर हमारे जो संबंध हैं वो अमेरिका से भी अच्छे हो गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्थिति में जो है हमारे कोई मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है, ये जो है मॉर्गेंथ्यू कहते हैं। मॉर्गेंथ्यू का कहना है कि राष्ट्रीय हितों का स्वरूप स्थायी नहीं होता, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो राष्ट्रीय हित है, अगर राष्ट्रीय हित को पूरा करना है, अब एक देश से हम संबंध बनाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी से हमारे संबंध अच्छे बने रहे, किसी और से भी तो बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है मॉर्गेंथ्यू ने जो है फोर्थ इसमें प्रिंसिपल में कहा है कि जो राष्ट्रीय हित जो होते हैं हमारे परिवर्तन होते रहते हैं समय की परिस्थितियों के अनुसार। अब जैसे समय बदलता रहता है तो वैसे ही हमें भी बदलना पड़ता है, और हमारे राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित करने के लिए हमें दूसरे तरीके जो हैं अपनाने पड़ते हैं। राष्ट्र के हित बदलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना कोई शत्रु मित्र होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ना कोई मित्र होता है हमेशा के लिए, ना ही शत्रु होता है। अब देखो पहले जो था हमारे चीन के साथ जो थे भारत के संबंध जो थे अच्छे थे, परंतु वर्तमान समय में तो नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमारे राष्ट्रीय हित जो हैं बदलते रहते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्य को नहीं अपनाया जा सकता। अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है हमारी, उसमें नैतिक मूल्य को हम अपना नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो आज्ञाकारी वाले होते हैं। अब हमारे राष्ट्रीय हित को जो है सुरक्षित करना है इसमें, तो हमें अनैतिक ही क्यों ना कार्य करना पड़े, इसमें हमें करना ही होगा, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करना है। मॉर्गेंथ्यू इस सिद्धांत के द्वारा अपने व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर मानते हैं, ठीक है।
अब जो व्यक्ति का जो मॉरल जो चीज़ें होती है व्यक्ति को माननी ही पड़ती है, ठीक है, परंतु जो राष्ट्र है उसकी नैतिकता में जो है अंतर होता है, दोनों की नैतिकता में अंतर पाया जाता है। यदि कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्र हित को सुरक्षित कर लेता है, ठीक है, अपनी विदेश नीति जो है हर देश से अलग अलग बनाता है, तो उससे अपने राष्ट्र हित जो है वो सुरक्षित कर लेगा, तो उसका अभिप्राय है कि उसने नैतिक कार्य किया है, ठीक है, उसने नैतिक काम किया है, उसने अच्छा काम किया है कि भाई उसके जो है उसने राष्ट्र हित को अपना सुरक्षित कर लिया, चाहे वह अनैतिक कार्य किया हो, चाहे उसने गलत तौर पर जो है अपने राष्ट्र हित जो है करा हो, परंतु वो गलत ही क्यों ना, पर वो सही होगा यथार्थवाद में। 6 प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी स्वायत्तता, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अपनी स्वयं की स्वायत्तता भी होनी ज़रूरी होती है। अब देखो इसमें क्या है, मॉर्गेंथ्यू राजनीतिक यथार्थवादी राजनीति में स्वायत्तता में विश्वास करता है। जो राजनीति यथार्थवादी होते हैं तो वो शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रहित उसी प्रकार बल देता है जैसे कि अर्थशास्त्र संपत्ति के संदर्भ में आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हर कोई देश जो है अपने राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए वो अपनी नेशनल इनकम जो होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो तभी जो है यथार्थवाद जो है अपनी शक्ति और राष्ट्रीय हित तभी ला सकता है जब उसमें जीडीपी नेशनल इनकम को सकल घरेलू उत्पाद को जो है वो बढ़ाएगा, नेशनल इनकम को बढ़ाएगा, तभी वो राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित कर सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है और अपनी स्वायत्तता को बनाए रख सकता है, ठीक है। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। अब देखो प्रिंसिपल तो मॉर्गेंथ्यू ने बिल्कुल सही दिए हैं, पर इसकी जो है आलोचना भी, इसके क्रिटिसाइज भी किया गया। बहुत सारे विद्वानों ने जो है मॉर्गेंथ्यू की आलोचना की। क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, यह वैज्ञानिक जांच को संतुष्ट नहीं करता, ठीक है। ये वैज्ञानिक जांच पर आधारित नहीं है जो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं कि भाई बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है, ये तथ्य है, ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नहीं है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है। दूसरा है राजनीतिक यथार्थवाद में बड़ी संख्या में योगदान के बावजूद सटीकता की कमी है, ठीक है। इसमें बोला है जो राजनीतिक यथार्थवाद है उसमें सटीकता की कमी है और यह शक्ति संतुलन और राष्ट्र हित पर अवरोध जैसी अवधारणाओं के बारे में निराशपूर्ण विचार प्रदान करता है, ठीक है। जो राष्ट्र हित होते हैं उसमें जो निराशपूर्ण जो है विचार प्रदान करता है ये। तीसरा पॉइंट है यह तथ्यात्मक विश्लेषण और विषय का व्यवस्थित अध्ययन करने में असमर्थ था, ठीक है। यह तथ्य को प्रूफ नहीं कर पाए, व्यवस्थित नहीं था जो मॉर्गेंथ्यू का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, और इसके अध्ययन में जो है असमर्थ है, ये समझने में मतलब कठिनाई है। यथार्थवाद राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य हथियारों और शस्त्रों जैसे व्यावहारिक दुनिया में कुछ सवालों के जवाब देने में भी विफल रहा, ठीक है। ये जो है कुछ सवालों में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ये सही से नहीं बता पाए कि इसके राष्ट्र की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, सैन्य हथियार कितने होने चाहिए, ये भी तो नहीं बताया कि अगर सैन्य हथियार कितने हो गए, उसके कितने उसके पास हैं एक देश के पास, और शस्त्र कितने, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसका अनुमान जो है वो नहीं बता पाए, इसीलिए जो है लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया। फोर्थ पॉइंट है यथार्थवादी विद्वान शक्ति की अवधारणा का मूल्यांकन करने में विफल है। अब एक देश को कितनी शक्ति चाहिए, कितनी पावर मिलनी चाहिए कि उसके राष्ट्र हित सुरक्षित हो जाए, इसी वजह से जो है यथार्थवादी जो प्रिंसिपल था उसकी आलोचना की, क्योंकि वे यह नहीं बता सके कि राष्ट्र को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए, अब राष्ट्र को सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए और उसके देश को बनाए रखने के लिए उसको कितनी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ये भी तो नहीं उसने बताया।
इसी वजह से जो है मॉर्गेंथ्यू का जो है आलोचना की गई। उन्होंने राष्ट्र के बीच सत्ता की राजनीति एवं राज्यों से परे अन्य कारकों को भी कम महत्व दिया। ठीक है, उन्होंने सत्ता की जो राजनीति है वहाँ पर जो है इन्होंने अपना महत्व कम प्रदान किया। 5वां पॉइंट है, उत्तर आधुनिकतावादी ने मॉर्गेंथ्यू के विचारों की आलोचना की। उत्तर आधुनिक जो आधुनिक लोग जो हैं, न्यू जो लोग हैं, उन्होंने आधुनिकता के कारण जो है मॉर्गेंथ्यू के विचारों का आलोचना की कि मानव जो है स्वभाव स्वार्थी और नकारात्मक है। ठीक है, इन्होंने कहा जो मानव का जो स्वभाव है वो नकारात्मक है, परंतु सभी का स्वार्थ नकारात्मक नहीं हो सकता। इन्होंने बोला कि मानव का जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन का जो नेचर है वो क्या है, नकारात्मक है। वो दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, वो लड़ाई झगड़े कर सकता है, वो स्वार्थी है। पर ज़रूरी थोड़ी ना हो सकता है कि भाई हर कोई इंसान जो है नकारात्मक और नेगेटिव थॉट रखता हो, कोई सकारात्मक भी तो रख सकता है। तो इसी वजह से जो है इन्होंने इसकी बात नहीं करी। नेक्स्ट है, नारीवादी विद्वान टिकनर ने मॉर्गेंथ्यू के सिद्धांतों की आलोचना की। टिकनर जो थी एक विद्वान थी, नारीवादी। ठीक है, इसमें जो है मॉर्गेंथ्यू के जो प्रिंसिपल हैं इसमें नारीवादी की तो कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल पुरुषों के ही बारे में बात की गई। इसी वजह से जो है नारीवादी जो विद्वान थे, जो टिकनर ने इसकी आलोचना करी। टिकनर का कहना है कि मॉर्गेंथ्यू के सिद्धांत में केवल पुरुषत्व और लैंगिक विभेदीकरण पर आधारित है। इन्होंने कहा कि जो मॉर्गेंथ्यू का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें केवल पुरुषों की बात कही गई है, ना महिलाओं की इसमें कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, तो इसी वजह से जो लैंगिक विभेदीकरण, जहाँ पर महिला और पुरुष के बीच जो है अंतर बताया गया। लास्ट है इसमें, मॉर्गेंथ्यू ने दावा किया कि मानव स्वभाव जो है सार्वभौमिक रूप से आत्म केंद्रित है। ठीक है, जो मानव का स्वभाव है वो आत्म केंद्रित है और सार्वभौमिक है और हमेशा शक्ति की वृद्धि की खोज करता है। ठीक है, हाँ, मानव जो है शक्ति की खोज करता है, लेकिन टिकनर का मानना है कि यह उनकी अधूरी अवधारणा है। टिकनर कहते हैं कि जो पुरुषत्व पर आधारित है, जो पुरुषों पर आधारित है, तो वो कौन सा सिद्धांत हो सकता है, ठीक है, जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ बात नहीं करी गई। टिकनर कहते हैं कि पूरे सिद्धांत में केवल पुरुषों की बात कही तथा इस सिद्धांत में महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। टिकनर कहती है कि इसमें केवल और केवल पुरुषों की बात कही गई है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है और महिलाओं को जो है इसके बारे में, महिलाओं के इसमें कोई चर्चा नहीं करी गई। महिलाओं को जो है उसके साथ जो है असमानता की गई। यथार्थवाद के नियम और सिद्धांत पितृसत्तात्मकता को दर्शाता है। जो यथार्थवाद के जो नियम बनाए, जो रियलिज्म के जो नियम बनाए या सिद्धांत बनाए, जो प्रिंसिपल बनाए हैं, वो केवल पुरुषों पर आधारित हो, केवल मेंस पर आधारित बनाए गए। इसमें जो है महिला के बारे में कोई जो है बात नहीं करी। अब टिकनर यह धारणा क्यों बनाते, अब टिकनर जो है विद्वान थी, इन्होंने ये धारणा क्यों बनाई, इन्होंने क्यों सोचा इसके बारे में। टिकनर यह धारणा इसलिए बनाती है, इसलिए बोलती है टिकनर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। ठीक है, टिकनर ने बोला कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य का स्तर हो या समाज का स्तर हो, कोई भी जो है चर्चा जो है महिलाओं से संबंधित नहीं होती, महिलाओं को जो है रखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इन्होंने अपनी बात जो है रखी टिकनर ने। अब देख लेते हैं नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद क्या है। देखो, यथार्थवाद में आलोचना की गई, टिकनर ने इसकी आलोचना की गई क्योंकि इसमें जो है
पुरुषों के बारे में ज़्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है। महिलाओं के बारे में इसमें कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। इसी वजह से जो है यथार्थवाद जो है ज़्यादा उठ नहीं पाया, ठीक है। मॉर्गन्थ्यू के प्रिंसिपल तो ठीक थे, परंतु इसकी आलोचना की गई। इसी वजह से जो है नव यथार्थवाद को लाया गया, ठीक है। यथार्थवाद तो था, इसमें न्यू रियलिज्म लग गया। क्यों लगा? क्योंकि जब यथार्थवाद को क्रिटिसाइज़ किया गया, आलोचना की गई, इसी वजह से जो एक विद्वान थे केनेथ वोल्टेज, इन्होंने नव यथार्थवाद की जो है नव यथार्थवाद को अपनाया। इसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। यथार्थवाद को दोबारा से परिभाषित करने के लिए नव यथार्थवाद को लाया गया, ठीक है। नव यथार्थवाद को लाया, न्यू रियलिज्म को अपनाया। यथार्थवाद का सिद्धांत जो था, पहला जो सिद्धांत दिया था वो मॉर्गन्थ्यू ने दिया था, और नव यथार्थवाद जो सिद्धांत है वो केनेथ वोल्टेज के द्वारा दिया गया था, जिसमें नव राष्ट्र के बारे में बताया गया था। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद अंग्रेजी में न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित एक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब नव यथार्थवाद कहता है कि जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक राष्ट्र के लिए, ठीक है। नव यथार्थवाद में केनेथ वोल्टेज का योगदान। अब नव यथार्थवाद जो है केनेथ वोल्टेज के द्वारा लिखा गया। पहला पॉइंट है केनेथ वोल्टेज की कृति या किताब, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 को लिखा था, जो यथार्थवादी धारा की नींव डालने वाली रचना को स्वीकार किया गया। इसमें जो है नव यथार्थवादी जो है उसकी संरचना को प्रस्तुत किया गया था। केनेथ वोल्टेज ने नव यथार्थवाद को परिभाषित करने में अपना योगदान दिया था, और केनेथ वोल्टेज ने जो है अपना योगदान दिया था। इसमें जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मॉर्गन्थ्यू का प्रिंसिपल है, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। जो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केनेथ वोल्टेज ने भी जो है नव यथार्थवाद को जो है अपनाया और उसे फिर से यथार्थवाद को परिभाषित किया, ठीक है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।